नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सितंबर के दूसरे पखवाड़े में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन असेंबली में भाग लेने के लिए और क्वाड समिट में भी हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए थे, उस समय न्यूयॉर्क में करीब 25,000 भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत अब किसी का पिछलगू नहीं है, वो अब नेतृत्व कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने ये बात किसके लिए कही थी, किसे सुनाने के लिए कही थी? अमेरिका की धरती पर अमेरिका के उसी डीप स्टेट को उन्होंने ललकारा था, जो भारत के खिलाफ तमाम तरह की साजिशें रचता रहा है पिछले करीब करीब 2 ढाई साल में। नरेंद्र मोदी तो वहां से लौट आए, लेकिन उसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए और उस चुनाव में तमाम ताकतों के लगे होने के बावजूद रिजल्ट वो नहीं रहा जो डीप स्टेट चाहता था, या वो तमाम ताकतें चाहती थी कि कमला हैरिस ही कंटिन्यू करे, यानी डेमोक्रेट ही कंटिन्यू करें। अब तो गाजे बाजे के साथ डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद वापसी हो गई है। और एक दो बार नहीं, अनेक अवसरों पर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की भूरी भूरी प्रशंसा कर चुके हैं, उनको डायनामिक लीडर बता चुके हैं, उनमें असीम संभावनाएं बता चुके हैं। यानी इन दोनों नेताओं के बीच में जो तालमेल है, जो समझबूझ है, जो भरोसे वाले रिश्ते हैं और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भी भाव है, वो दुनिया में कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। एक और नेता हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने ये बताया है पूरी दुनिया को कि उन पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर काम नहीं करता है। जब नेटो के जरिए यूक्रेन के पगलाए हुए जोकर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अमेरिका ने रूस से भिड़ाया, उस समय बहुत लोगों ने ये कहा पूरी दुनिया में कि ये ठीक ऐसे ही है जैसे गली के किसी दबंग के साथ किसी ऐसे ही निरीह प्राणी को भिड़ा दिया जाए, या नासमझ या मूर्ख आदमी को भिड़ा दिया जाए, ये कह करके कि तुम भिड़ जाओ, हम देख लेंगे। और जब वो भिड़ जाए, उसके बाद धीरे से जो उसको उकसाने वाले थे वो वहां से पतली गली से निकल लें। ये ठीक है कि अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को अस्त्र शस्त्र पैसे डॉलर सब कुछ दिया है, लेकिन यूक्रेन को तो बर्बाद करके रख दिया है। इन तीन के अलावा एक और चेहरा है जो इधर एक दबंग लीडर के तौर पर उभरा है, और दबंग भी ये नहीं कि किसी के घर में बेवजह से घुस करके मारे। दबंग इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया है कि अगर कोई किसी के घर में घुस करके गुस्ताखी करे, यानी महिलाओं का अपहरण कर ले, घर के सदस्यों को मारना शुरू कर दे और जो शांति है वो भंग करने की कोशिश करे, तो उसका क्या इलाज है, ये बेंजामिन नेतान्याहू ने अच्छे तरीके से पूरी दुनिया को बताया है।
केवल फ़लस्तीन या गाज़ा पट्टी को या हमास को या लेबनान में हिज़्बुल्लाह को या जो आपके ईरान के जो सर्वे सर्वा हैं, केवल उनको ही नहीं बताया है, बल्कि पूरी दुनिया को बताया है कि अगर कोई आपके घर में घुस कर के आपके लोगों पर, परिवारजनों पर अटैक करने की कोशिश करे, तो उसके लिए क्या सबक हो सकता है। और नेतन्याहू एक ऐसे लीडर के तौर पर इस दुनिया में उभरे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया भर के ही देशों को और उनके नेतृत्व को ये रास्ता बताया है, दिखाया है कि अगर कोई आपकी तरफ आँख उठा कर के देखे, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उस समय कहा था जब उड़ी में हमला हुआ था और हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, यानी पाकिस्तान में घुस कर के पहली बार भारतीय सेना ने जो आतंकी अड्डे थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, जो लॉन्चिंग पैड थे, उन्हीं को उड़ा दिया था। दूसरी घटना जो भारत ने की थी, वो पुलवामा के बाद की थी। फरवरी 2019 को ये गुस्ताखी हुई थी, जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों को मार डाला गया था। उसके बाद एयर स्ट्राइक में बालाकोट में हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। उस पूरे आतंकी सेंटर को ध्वस्त करके, जहां से ये सारी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। इसके बाद क्या आपने सुना कि पाकिस्तान की तरफ से कभी उड़ी या पुलवामा जैसी हिमाकत की गई? नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ भी बिल्कुल मामूल पर है, ना के बराबर है। जो आते भी हैं, वो सीधे ऊपर भेज दिए जाते हैं। फॉरेन फंडिंग जो भी हो रही थी, उसके तार को काट दिया गया। जो पत्थरबाज थे, वो अब अपने घरों में बैठे हुए हैं। जो अलगाववादी थे, वो भी शांत कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार बना करके और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए उसको दबाने का एक जरिया बनाए हुए थे, टूल बनाए हुए थे, अब वो भी आंखें चुरा करके और दुम दबा करके बैठे हुए हैं। अभी वहां लोकसभा के चुनाव हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से हुए। 50 से लेकर के 60% तक टर्नआउट हुआ। विधानसभा के चुनाव हुए, इसमें भी उतना ही मतदान हुआ। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में वहां नई सरकार बनी। विधानसभा का जो सत्र था, उसमें जिस तरीके से फिर से गुस्ताखी करने की कोशिश की गई, वहां के कुछ चरमपंथी दलों और जो सेंटर हैं, उनके दबाव में आकर के 370 वापस लेने और 35 ए को भी वापस लाने की जो मांग का प्रस्ताव पारित करने की हिमाकत की गई। और जिस तरह से कुछ-कुछ साजिशें इधर देखने को मिल रही हैं, कुछ-कुछ आतंकवादी घटनाएं फिर से शुरू की गई हैं, उनको चेताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, वो केवल उन ताकतों के लिए नहीं है जो जम्मू कश्मीर में फिर से अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं या लोगों में फिर से दहशत पैदा करने की साजिशें रच रही है, बल्कि जो लोग जम्मू कश्मीर को अशांत करने के मंसूबे विदेशों में बैठ करके देख रहे हैं, ये उनके लिए भी उन्होंने कहा है। मैं उनका अभी ताजा वक्तव्य सुनवाता हूं, फिर मैं इस विषय पर आगे बढ़ता हूं। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया।
और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। दुनिया की कोई ताकत फिर से 370 नहीं ला सकती। ये दुनिया की उन ताकतों के लिए संदेश है जो भारत में, जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने की साजिशें रच रही थी। एक और घटना हुई थी 5 अगस्त 2024 को। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में डीप स्टेट ने जमात इस्लामी, बीएनपी और कुछ दूसरी ताकतों के साथ मिलकर के शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट दिया था। और उस समय बांग्लादेश के ही ब्लिट्स के संपादक शोएब चौधरी ने यह खुलासा किया था कि जो मीटिंग लंदन में हुई थी इसके लिए, उसमें भारत के भी एक नेता यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए थे और जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे भी यानी बीएनपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो भी उसमें शामिल हुए थे। उनका कहना यह था कि राहुल गांधी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है शेख हसीना सरकार के साथ, उस साजिश में सहमति देने के मामले में शामिल थे। कांग्रेस ने इसका कोई खंडन नहीं किया। राहुल गांधी ने आज तक इस पर जबान नहीं खोली है। अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद। जो अवामी लीग के ऑफिसियों हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी जीत पर बधाई देते हुए शेख हसीना को प्रधानमंत्री बताया है बांग्लादेश का। इसका मतलब ये है कि जो ये खबर फैलाई गई थी कि बांग्लादेश की अपदस्थ की गई प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफा ले लिया गया है मिलिट्री के द्वारा या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसका मतलब ये है कि वो फॉल्स था, झूठा था। तो भले ही वो इस समय निर्वासित जिंदगी भारत में बिता रही हैं एक अज्ञात स्थान पर, लेकिन वो अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अपदस्थ प्रधानमंत्री मिलिट्री समझ रही होगी, दुनिया समझ रही होगी, लेकिन इस डोनाल्ड ट्रंप को भेजे गए पत्र में इस बात का उल्लेख है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आपको आपकी जीत पर, आपके चुने जाने पर बधाई देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लीजिए। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति का पद संभालने वाले हैं। उसके बाद अगर बांग्लादेश में ये जो मोहम्मद यूनुस कठपुतली अमेरिका की डेमोक्रेट सरकार के यहाँ बैठाए गए हैं और जिनके यहाँ बैठने से वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, उग्रपंथी हैं, हिंदू विरोधी हैं, उन्होंने जो कत्लेआम किया है, जो दमन चक्र चलाया है हिंदुओं पर, उसके बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और ढाका में एक बार फिर अगर शेख हसीना की सरकार आपको दिखाई दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब आप जरा ये समझिए कि जो काम नेतान्याहू कर रहे हैं, यानी उन सारे तत्वों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं जो कट्टरपन के चलते हुए या जो मैं कहूंगा कि यहूदियों का खात्मा करने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट की शांति भंग करने में लगे हुए थे, उनका इलाज नेतान्याहू कर रहे हैं, बिना किसी प्रेशर के कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई बार उनको रोकने की कोशिश की, ये कहा कि आप
21 दिन का, 20 दिन का एक युद्ध विराम घोषित कर दीजिए। उन्होंने कान तक नहीं धरा उनकी बात पर और एक दिन के लिए भी युद्ध विराम की घोषणा नहीं की। यानी जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो रुकेंगे नहीं। अभी उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी हटा दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने मेरा विश्वास खो दिया था। तो पूरी दुनिया में आप टॉर्च लेकर के घूम लीजिए, नेतान्याहू जैसा नेता आपको दूसरा नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जैसा भी नेता आपको नहीं मिलेगा। डीप स्टेट ने तमाम साजिशें रची। अमेरिका ऊपर ऊपर दोस्ती की बात करता रहा, लेकिन भारत जिस तरीके से एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है और जिस तरह वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एक उसकी हो गई है, आर्थिक तौर पर एक ताकत बनकर उभर रहा है, सामरिक तौर पर भी जिस तरीके से उसने चीन को पीछे धकेला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पीछे हटाना अंगद के पैर को पीछे धकेलने के समान है। 4 साल तक शी जिनपिंग ने भारत की लीडरशिप की यानी नरेंद्र मोदी की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही 2024 में फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली देश की, चीन को वापस हटना पड़ा। इसका मतलब ये है कि जो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है उनके नेतृत्व में पूरी दुनिया ने, चीन ने भी ये मान लिया है कि हम इनको नहीं हरा सकते हैं, नहीं डिगा सकते हैं, नहीं डरा सकते हैं। इसी तरीके से अमेरिका की साजिश पर नेटो देशों ने यूक्रेन को जिस तरीके से भड़का करके रूस को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की थी, उनको दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश की थी, इकोनॉमिकली उनको बर्बाद करने की कोशिश की थी, वो भी चीजें सिरे नहीं चढ़ पाई हैं। तो पूरी दुनिया में इस समय हम वर्ल्ड ऑर्डर बदलते हुए देख रहे हैं और जनवरी के दूसरे पखवाड़े में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस संभालेंगे, उसके बाद आप देखेंगे ये रूस और यूक्रेन का युद्ध भी रुकेगा, मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है ये भी खत्म होगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू, ये चारों विश्व के सबसे शक्तिशाली और दिशा निर्देशक नेतृत्व के रूप में हमें और आपको उभरते हुए दिखाई देंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।